खान हूँ। बाकी खबरें बाद में, लेकिन पहले औरिया मकबूल जान साहब के केस पे बात करते हैं क्योंकि आज दोबारा उनका केस लगा हुआ है। देखिए, उसूली तौर पे औरिया मकबूल जान साहब ने जो बात की थी, जिसकी बुनियाद बनाकर और जिसका जवाब बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वो मामला था मुबारक सानी केस वाला। उसमें औरिया जान साहब का एक मौक़िफ़ था और यही मौक़िफ़ जो है वो दुनिया भर के उलमा इकराम का था। पाकिस्तान के जितने भी उलमा इकराम हैं वो सारे यही कह रहे थे, तमाम मकातब फ़िक्र के, कि यहाँ पे काजी फ़ायद ईसा साहब ने आइन और कानून से मुतसादम एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कोई ख़त्म नबूवत का मामला जो है वो दरपेश आ गया। औरिया मकबूल जान साहब ने भी यही बात की थी और उनका भी यही मौक़िफ़ था, क्योंकि वो भी दूसरे उलमा इकराम की तरह एक आलिम दीन भी हैं और यानी वो दीन के स्टूडेंट हैं और इसके ऊपर वो बहुत काम भी करते हैं। मैंने उन्हें उनके कई बहुत सारे खुतबात भी सुने हैं। उसके अलावा वो एक सहाफ़ी भी हैं, एक लिखारी भी हैं और एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। वो एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है। तो औरिया मकबूल जान साहब को इस मामले को बुनियाद बनाकर उठाया गया था। तो कहना उनका यह था कि काजी साहब ने गलत किया, लेकिन जिस दिन औरिया मकबूल जान साहब का 4 दिन का रिमांड दिया गया, उस दिन काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपने उस फैसले को खुद ही गलत करार दे दिया जो बात औरिया मकबूल जान साहब कह रहे थे। यानी जो औरिया साहब ने कहा वही काजी फ़ायद ईसा साहब ने भी कह दिया बाद में कि ठीक है, वो फैसला गलत हो गया था, कलदम हो गया, अब नया फैसला जारी कर दिया गया। तो औरिया साहब के ऊपर ये जो मुकदमा और इसका जवाब ये तो हो गया ख़त्म, ज़ीरो। अब उन्हें अंदर नहीं रखा जा सकता, ये बात हम सब कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें इस मामले के साथ जोड़ दी गई। एक ये चीज़ जोड़ दी गई कि जी चेयरमैन पीटीए पर तनकीद की है जी कि इंटरनेट की बंदिश क्यों करते हैं आप, ये सेंसरशिप क्यों लगा रहे हैं पाकिस्तान में। तो औरिया साहब का ये कहना था इससे पहले जिन मुल्कों ने सेंसरशिप लगाई उन्हें आइडिया भी नहीं था उनके साथ होगा क्या, और हुक्मरान बेखबर रहते हैं अवामी रद्द-ए-अमल से। तो ये तो उन्होंने ठीक बात की। इस सेंसरशिप के खिलाफ जो है वो अमेरिका भी बात करता है, यूरोप भी बात करता है, यूनाइटेड नेशंस भी बात करती है, जितनी तंजीमें इंसानी हुकूक की है सारी इसके ऊपर बात करती हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल इसके ऊपर बात कर रही है। तो औरिया मकबूल जान साहब ने कौन सी कोई अनोखी बात कर दी थी। तीसरा जी, मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद की है, क्यों जी वो आसमान से उतरे, तनकीद नहीं हो सकती। अभी पाकिस्तान कल ही मैच हार गया बांग्लादेश से, अब क्या तनकीद भी ना करें मोहसिन नकवी पे। जब से वो आए हैं क्रिकेट के ऊपर ऐसा अंधेरा छा गया है, ऐसा घटाटोप अंधेरा छा गया क्रिकेट के ऊपर कि बेहतरीन क्रिकेटर्स होने के बावजूद मनूसत खत्म ही नहीं हो रही। कभी हम वर्ल्ड कप में जाके दुनिया की सबसे छोटी टीमों से हार जाते हैं, कभी बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा देती है। अब चाहे आप बाकी सारे भी मैच जीत जाए ना, बांग्लादेश ने जो हासिल करना था वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने कमाल क्रिकेट खेली। तो एक मनहूसत पड़ी हुई है। बंदा वो अब मोहसिन नकवी में तनकीद ना करे तो बंदा क्या करे, इसमें यही फर्क पड़ा है ना। यही लोग जीत रहे थे, अब यही लोग हार रहे हैं। अच्छा जी, बांग्लादेश के हवाले से एक मुवाजना किया था औरिया मकबूल जान साहब ने, जिसको भी मुबैना तौर पर, क्योंकि मेरी अली इशफाक साहब से बात हुई, अजहर सिद्दीक साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा ये भी शामिल किया हुआ है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक हिस्टोरियन, एक सहाफ़ी, एक लिखारी, ये जो शख्स है या तज्जियाकार, वो अगर मुवाजना नहीं करेगा तो कौन करेगा। यानी मुवाजना अगर औरिया मकबूल जान साहब नहीं करेंगे, हसन निसार नहीं करेंगे, बाकी जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में वो नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। ये उनका काम है भाई कि वो आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के हालात इतने खराब थे, पाकिस्तान के इतने खराब है। वो आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर तहरीक ऐसे शुरू हुई, ऐसे आगे बढ़ी, पाकिस्तान में भी ऐसे शुरू होकर ऐसे आगे बढ़ सकती है। लिहाजा होश के नाखून ले और अवाम की बात सुने। तो ये मवाजना करना उनका राइट है, उसके ऊपर फिर उनको अंदर रखा हुआ है। अब आज जो है वो उम्मीद की जा रही है कि शायद केस डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन क्योंकि लाहौर में एक छुट्टी होती है हर साल और वो एक हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पे उर्स होता है, उस उर्स के सिलसिले में छुट्टी है लाहौर में। तो उस छुट्टी की वजह से आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे और उम्मीद की जा रही है कि वो ये केस डिस्चार्ज कर दें। नहीं करेंगे तो फिर कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादती ख़त्म होनी चाहिए। एक्चुअली औरिया मकबूल जान साहब से प्रॉब्लम यह है कि वो सिस्टम के मुताबिक नहीं चल रहे। औरिया मकबूल जान साहब से प्रॉब्लम यह है कि वो शऊर बांट रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो ताकतवर हलकों को पसंद नहीं है, वो बात कर रहे हैं जो पीडीएम की सरकार को सूट नहीं करती। वो नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी को और उनकी फैमिली को चैलेंज करते हैं। और ये जो पॉलिटिकल एलीट है, इनको चैलेंज करने वाले हर आदमी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है। फ़हीम सदीकी एक जर्नलिस्ट है कराची में, मैं उनका एक प्रोग्राम का क्लिप सुन रहा था। उन्होंने एंकर पर्सन को एक बड़ी अजीब चीज़ बताई। उन्होंने बताया
कि जो कोई भी राब्ता करता है नताशा नामी औरत की फैमिली से, ये वो औरत की बात कर रहा हूं जिन्होंने 2 लोगों को, बाप बेटी को, गाड़ी के नीचे देकर को चल दिया और उसके बाद उंगली से अजीब इशारे कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। बाद में उनके जो है वो पता चल रहा है कि जी उनको छुड़ाने की कोशिशें हो रही है। फिर जो उनकी रिपोर्ट आई है कि उन्हें जेल के अंदर कितनी सहूलियात दी गई हैं, यानी खुली मुलाकातें, उनकी जो बंदा उनके पास से भी गुजर के थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है उसको भी वो टिप लगा देते हैं। जिसने पानी की बोतल पिलाई उसको भी 50,000 रुपया टिप मिली है। तो पैसा तो वो पानी की तरह बहा रहे हैं और ये जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं चीजें। तो जेल के अंदर वो अस्पताल में मौजूद है, जेल के अंदर वाले में, वहां वीवीआईपी एसी वेसी चल रहे हैं, सारी फैमिली बैठी है। तो ये किस किस्म की सजा है? तो फहीम सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि जब भी कोई उनकी फैमिली से राब्ता करता है और किसी जर्नलिस्ट ने अगर राब्ता करने की चंद सहाफियों ने कोशिश की तो कहीं और से फोन आ जाते हैं कि जी आपने इनको तंग नहीं करना, इनसे राब्ता नहीं करना, इनके बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर। अंदाजा कीजिए आप, पूरे पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है जिस हुकूमत ने, उसके बारे में इनकी सोच क्या है। और हुकूमत एक आईपीपी चलाने वाले जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, कुछ कंपनी वो चला रहे हैं, यानी रूल ऑफ लॉ है ही नहीं इस मुल्क में। आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, बिलियनियर्स भी कोई होगा ना, अगर कोई गैर कानूनी हरकत करेगा सड़क के ऊपर तो उसको मौके पर सजा मिलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसको भुगतना पड़ेगा, जितना मर्जी कोई ताकतवर है, पैसे वाला है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इसलिए वो मुल्क आगे चले गए। जब तक हम लोग रूल ऑफ लॉ पे चलते थे हम आगे थे, अब हम रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलते तो हम कितना पीछे रह गए। ये है जी रीजन। और ये साहब का मामला जो है उसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। उम्मीद है कि वो आजाद हो जाएंगे और जो सिस्टम है उसे शर्म आ जाएगी कि अब ज्यादती बंद कर दी जाए। हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, फॉर्म 47 वाले, जाली हुकूमत वाले वजीर आजम, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट किया अपने एक भाई के नाम। भाई उन्होंने कहा, वो तो नहीं भाई समझते मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी ट्वीट किया, मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये दुबई के हुक्मरान है, यूएई के बादशाह हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने 2024 के पहले 6 महीनों में जो गैर मुल्की तजारत है उसमें 11% इजाफा कर दिया और 1.39 ट्रिलियन दिरहम, ये बनते हैं 397 अरब डॉलर्स, 397 अरब डॉलर्स। आप 7 अरब डॉलर 3.25 साल में आईएमएफ से ले रहे हैं। 37 महीनों में 7 अरब डॉलर्स आप आईएमएफ से भीख ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। लेकिन वो 6 महीने में जो तजारत कर रहे हैं उसका हुजम आप देखिए कि वो है लगभग 400 अरब डॉलर, 397 अरब अमरीकी डॉलर्स। इतना आगे निकल गया छोटा सा यूएई हमसे। एक तरफ से आप फिरना शुरू करें ना गाड़ी में तो सारा यूएई खत्म हो जाता है 1.5-2 घंटे के अंदर। छोटा सा मुल्क है, लेकिन आप देखें उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, कितनी ट्रेड उन्होंने की, उनकी पॉलिसीज ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी जमीन आसमान एक कर दिए, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। वैसे मियां साहब से अच्छी खुशामद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं, इनकी वीडियोस भी हैं खुशामद की, कमाल किस्म की खुशामद करते हैं। इमरान खान साहब ने इनका ठीक नाम रखा था। बहरहाल उन्होंने कहा जी एक मुतासिर कुन अदादो शुमार है और जी जनाब तेल से आपका इन्हिसार कम हो रहा है, उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। आपकी तवज्जो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, आप जिद्दत लेकर आ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। और मुत्तहिदा अरब अमारात के हाइनस और उनको कह रहे हैं जी कि सदर मोहम्मद बिन जायद की काबिल क़यादत में काबिल एतमाद आलमी तजारती शराकतदार और सहूलतकार के तौर पर उभरा है। शहबाज शरीफ साहब ने कमाल कर दिया जनाब। 3 या 4 पैराग्राफ में 4 पैराग्राफ की तारीफें की हैं उनकी कि आपका विजन, बड़ा विजन का लफ्ज बोला। ये एवं नहीं राणा मशहूद ने विजन का लफ्ज बोला, ये विजन का लफ्ज ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये बड़े मियां साहब से विजन चलता है, नीचे तक आता है। ये अपने से ऊपर वाले को कहते हैं ताड़ा कमाल विजन है, इनसे नीचे वाले को कहते हैं तू मैनू कह कि मेरा कमाल विजन है। तो ये है इनका तरीका वारदात। तो वो विजन जो है वो उठा के पहुंचा दिया अपने बड़े भाई कह रहे हैं यूएई को। इतनी तारीफें उनकी की, लेकिन जो उनकी तारीफें कर रहे हैं उनकी अपनी हालत आप देखें। जिस ट्विटर पे शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया एक्स के ऊपर, वो पाकिस्तान में बैन है। और हमारे वजीर आजम ने जो ट्वीट किया है या एक्स के ऊपर पोस्ट की है वो वीपीएन लगा के की है, गैर कानूनी हरकत करते हुए। उसके बाद अपने मुल्क की मईशत इसी शख्स ने पूरी तरह तबाह कर दी है जो दूसरे मुल्क के हुक्मरान की तारीफ कर रहा है। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ के नीचे ले आए हैं। महंगाई पाकिस्तान में तारीख का 50 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।
जो नौजवान अपने जोरे बाजू के ऊपर फ्रीलांसर्स के तौर पे पैसा बना रहे थे, इंटरनेट को तबाह बर्बाद करने के बाद, बहुत सारी एप्लीकेशंस पर पाबंदियां लगाने के बाद, एक फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद, बुनियादी इंसानी हुकूक जो आपको मिलते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, उनको छीनने के बाद उन नौजवानों का कारोबार भी इन्होंने तबाह कर दिया। वो डॉलर लेके आ रहे थे पाकिस्तान में आईटी के शोबे में, और उनको भी इन्होंने तबाह कर दिया है, उनकी कमर तोड़ डाली है। सरमायाकार मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यानी जिस यूएई की ये तारीफ कर रहे हैं, 12,000 पाकिस्तानी कंपनियां 1.5 साल में वहां चली गई, वहां जाकर रजिस्टर्ड हो गई। 12,000 पाकिस्तानी कंपनियां। नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो लोग माहिर हैं अपने शोबों के अंदर, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगातार बंद हो रही है। हर दूसरे दिन कोई नई इंडस्ट्री की खबर आती है कि ये भी बंद हो गई। बिजली और गैस खित्ते में सबसे महंगी बिक रही है, पेट्रोल महंगा तरीन बिक रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ का बनता है कि किसी और की तारीफ करें? ये पाकिस्तानियों के जख्मों पे पहले जख्म लगाते हैं, फिर नमक छिड़कते हैं। पहले हमारी इकोनॉमी पूरी तरह तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। पाकिस्तान का 2 साल के अंदर बैठा बैठा के रख दिया इन्होंने, और उसके बाद अब दूसरों की तारीफें कर करके हमारे जख्मों के ऊपर दमक छिड़क रहे हैं। इनकी पॉलिसीज की वजह से ये पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो अताउल्लाह तारड़ का है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मुझे रखना है, क्योंकि बात हो रही थी हुकूमत की 2/3 अक्सरियत और आइन में तरमीम की। जब इन्होंने ये जॉइंट सेशन बुलाया था ना, तो बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफ़ी वो ये क्लेम कर रहे थे कि अब ये करेंगे कानून साजी या आइन में तरमीम करेंगे। अब ये 2/3 अक्सरियत मैनेज कर ली है इन्होंने, ये कहा जा रहा था। लेकिन 2/3 अक्सरियत फिलहाल मैनेज नहीं हुई और अभी नहीं है उनके पास। इसलिए अता तारड़ ने तो कह दिया, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने कह दिया जी कि कोई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही जी, हम नहीं कर रहे, अदलिया के अंदर किसी किस्म की हम अब तब्दीली नहीं करने जा रहे, कोई तरमीम हम नहीं करने जा रहे आइन में अदलिया के हवाले से। हालांकि ये बार बार कहते रहे कि ये करने जा रहे हैं, यानी एक तरफ खड़े नहीं होते, कभी कहते हैं कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं कर रहे। जो जरदारी साहब जाकर मिले हैं ना फजलुर रहमान से, वो उनसे इसलिए मिले हैं ताकि फजलुर रहमान साहब 2/3 अक्सरियत पूरी करने में उनकी मदद करें। अगर फजलुर रहमान साहब उनके साथ जाकर खड़े हो जाते तो उनकी 2/3 अक्सरियत तकरीबन पूरी हो जाती और वो बहुत करीब पहुंच जाते। पीटीआई का हल्का फुल्का 1-2 बंदे तोड़ के जो आज़ाद हैं, उन्हें कहा जाता कि जी आप ज्वाइन कर दें फलां पार्टी को, या आप आज़ाद ही रह जाएं, आप हमें वोट डाल दें, तो कुछ ना कुछ करके ये मैनेज कर लेते। लेकिन क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया है, तो इनकी जो हंडिया है वो बीच चौड़ाए जो है वो टूट गई है। अब इनके पल्ले कख नहीं है कि ये 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम करें। लेकिन अभी भी ये आइन में तरमीम करने की कोशिश करेंगे, और उसका तरीकाकार जो है, एक कोई नया ये कानूनी चक्कर चलाएंगे जिसमें ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन वही सीटें जो डी नोटिफाई की गई हैं, जो 23 सीटें पीटीआई की दी गई थी बाकी जमातों को, वो वापस बाकी जमातों को दे के इनको 230 के फिगर पे पहुंचा दे, और ये 230 के साथ दोबारा कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर लें। फिर इनको 5 से 6 वोट एक्स्ट्रा चाहिए होंगे सेनेट के अंदर, और वो ये कैसे हासिल करेंगे, उसका ये बंदोबस्त करने के लिए दोबारा फजलुर रहमान साहब के पास जाएंगे, बार बार उनको मिलेंगे, कामिल अली आगा साहब के पास जाएंगे, कुछ और लोगों के पास, मेंगल साहब के पास जा सकते हैं। तो ये उनसे मदद मांगेंगे कि आप हमें मदद दे के ये कानून साजी आप करवा दें किसी तरह। लेकिन फिलहाल इनकी दाल नहीं गल रही, फिलहाल ये कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कुछ करने के काबिल हो जाए, लेकिन अगर ये करेंगे भी तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां अब तक की इतला और आदाद शुमार के मुताबिक काजी फायज ईसा साहब अकलियत में है, वो अक्सरियत में अभी तक नहीं है। तो नाज़रीन, फिलहाल तो आसिफ अली जरदारी साहब की जो उम्मीदें थी या आसिफ अली जरदारी साहब की जो ऑफर्स थी, उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इग्नोर किया है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को भी यही पता है कि ये हुकूमत ने जितना तबाही फेर दी है इकोनॉमी की, जितनी बर्बादी इन्होंने कर दी है, अब इस सारे का बोझ अगर मैं अपने ऊपर उठा लूंगा तो इनको पड़ने वाली बदवाओं का रुख मेरी तरफ हो जाएगा। तो कोई भी आदमी अपनी सियासत की इतनी बड़ी कुर्बानी देने से पहले देखता है कि उसको उतनी कीमत वसूल हो रही है या नहीं हो रही। या तो फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए हुए थे कि ये सदर पाकिस्तान बनेंगे, और बड़े बड़े ख्वाब इनको दिखाए गए थे। अब उनमें से ओहदा भी कोई नहीं मिला फजलुर रहमान साहब को, और उनसे मांगी जा रही है कुर्बानी के जनाब अब आप अपनी सियासी मकबूलियत भी कुर्बान कर दे। जितना गंद हमने इस मुल्क की इकोनॉमी में मारा है, जितना हमने आम आदमी की कमर को तोड़ा है, वो सारा जिम्मा आप अपने सर ले लें, हमारी सफ़ों में आकर खड़े हो जाए और हमें वोट डाल दें। तो फजलुर रहमान साहब को उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया फिलहाल,
उन्होंने जरदारी साहब को ऐसे इग्नोर किया जैसे मरी रोड के ऊपर नवाज शरीफ साहब जा रहे थे और वहां पे आसपास गुजरने वाले अवाम मियां नवाज शरीफ साहब को इग्नोर कर रहे थे। यानी मियां साहब की हालत तो अब ऐसी है कि वो जहां से गुजरते हैं लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, और ये मियां साहब का अपना किया धरा है। नाज़रीन, काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के सवाल पे महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन जो है वो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ना किसी जर्नैल की, ना किसी कर्नल की, ना किसी जस्टिस की, किसी जज की भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ज़िया उल हक ने एक्सटेंशन ली तो कई बेहतरीन जर्नैल ज़ाया हो गए। ये जनाब कहना था। इमरान खान साहब अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना देते तो हो सकता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील ना होती, नया आर्मी चीफ होता, नया जर्नैल होता, वो बाजवा साहब की तरह अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एंगेज ही ना करता और मामला नॉर्मल तरीके से चलते रहते। हो सकता है इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी कर लेते, चीज़ें पाकिस्तान में नॉर्मल रहती और पाकिस्तान भी इस हालत में ना पहुंचता। तो एक एक्सटेंशन से जो शुरू होने वाली कहानी है वो कहां तक पहुंचती है, इसका अंदाजा आप कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।